हेलो एवरीवन। जीएस के ये सबसे महत्वपूर्ण टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के साथ में मैंने इसकी जो डिटेल एनालिसिस है उसको भी साथ में शामिल कर दिया है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इन क्वेश्चंस के साथ में मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं उन सभी को आप कहीं नोट कर लेना, जिससे कि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? कुल मिला के सिंधु सभ्यता का पहला शहर था हड़प्पा, जिसकी खोज सबसे पहले 1921 में की गई थी और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखेंगे, जो हड़प्पा शहर है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था। और सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सारे शहर मिले हुए हैं मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर दूसरा शहर पूछ ले कि कौन सा खोजा गया था, तो उसका नाम था मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। इन्हें शॉर्ट में आरजी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसे मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, द माउंट ऑफ डेड क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मृतकों के जो कंकाल हैं बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो महात्मा गांधी थे इनके गुरु का नाम हो गया क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। ध्यान रखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव जो गोविंद रानाडे थे ये एक व्यक्ति के और गुरु थे जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ ये तिलक जी के भी गुरु थे। कौन? तो एम जी रानाडे। ये दोनों व्यक्तियों के गुरु थे। और एम जी रानाडे के गुरु का नाम अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप ध्यान रखेंगे कि इनके गुरु का नाम था शिशिर कुमार घोष। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं तो आप लोग कहीं नोट करते जाएंगे। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। मुस्लिम लगा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन में अगर नहीं लगा रहता है तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ध्यान रखेंगे, इन्होंने 1236 से लेकर 40 तक शासन किया है दिल्ली की गद्दी पर। ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। ध्यान रखेंगे, ये साफ साफ बोल रहा है बंदरगाह। तो ये एक बंदरगाह था लोथल। ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था लोथल और इसके साथ में एक और था सुरकोटदा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो बंदरगाह थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोथल की अगर बात की जाएगी, जो लोथल लोथल जो शहर है ये ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो लोथल शहर है, जो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में
कि ये बताइए कि जो लोथल हो जाएगा, नदी तो भोगवा हो जाएगी, ये इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो लोथल वाला क्वेश्चन है, ये जिसकी खोज की थी, ये पीसीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। इसके साथ में ही आपको मैंने बताए थे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और उसकी हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साइनी ने, ठीक है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो का पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, जो मोहनजोदड़ो शहर था उसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखेंगे कि एक शहर था हड़प्पा का, चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो, इसकी खोज किसने की थी? तो चनहुदड़ो की खोज पूछ लेगा, तो इसकी खोज ध्यान रखेंगे एन.जी. मजूमदार, ठीक है, एन.जी. मजूमदार। एक काम करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आते हैं, उसमें ये सारे फैक्ट क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे गए हैं, तो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम जी। ध्यान रखना कि कांग्रेस जो पार्टी है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये पार्टी हालांकि है तो उसी की एक जैसी, लेकिन इंदिरा गांधी ने बीच में कांग्रेस को कई बार तोड़ा था, इसलिए कांग्रेस आई के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। ये एक स्कॉटिश अधिकारी थे, जो कि एक असैन्य अधिकारी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं, उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी कई बार मैं वैसे करवा चुका हूं, कुछ मैं बता देता हूं आपको। जैसे सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा हुआ था, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे 1886 में, हर साल ही हुआ करता था। दूसरे में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन की बात करेंगे, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन इस अधिवेशन का हुआ कहाँ था? तो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में। तीसरे की बात करेंगे 1887 हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है। चौथा अधिवेशन की बात करेंगे, तो ये हुआ था 1888 में, और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और जॉर्ज यूले की बात करेंगे, जॉर्ज यूले की बात करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद को प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? देखिए, महात्मा बुद्ध के जो जीवन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने एक लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किए हैं, आप अभी देख लीजिए कि जो प्रथम उपदेश दिया था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये वेद है यजुर्वेद। ध्यान रखेंगे, जो वेदों की संख्या है, वेदों की जो संख्या है वो 4 है, आप जानते हैं 4 वेद को। एक पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, ठीक है। और तीसरा है सामवेद, तीसरा है सामवेद। और चौथा पड़ता है जिसको बोलते हैं अथर्ववेद, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। ये तीनों वेद सबसे प्राचीन है, अथर्ववेद बाद का वेद है। सबसे प्राचीन पूछ लेंगे तो ऋग्वेद है, ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? समाचार पत्र का इतिहास बहुत पुराना है। देखिए, सबसे पहले पूछ लेगा कि प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लाया था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लाया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। प्रिंटिंग प्रेस
की खोज पूछेगा तो जॉन गुटेनबर्ग ने इसकी खोज की थी, ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग ने इसकी खोज की थी। और प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में कौन लाया था, तो इंडिया में लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको जाता है, पुर्तगालियों को, ठीक है। पुर्तगालियों ने इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया था। और 1763 की बात करेंगे, ठीक है, 1763 में पहली बार अंग्रेजों ने इसको स्टार्टिंग किया था और एक कंपनी के रूप में। लेकिन पहला अखबार चला था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में। तो आप ध्यान रखेंगे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टिंग की थी 1664 नाम, 1684 है ये, 63 नहीं है, 1684 है ये, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार क्या किया था, यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था, तो ये था कनिष्क। कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, ध्यान रखेंगे, उन्हीं के समय में बौद्ध जो धर्म था दो भागों में बट गया था। ये चौथी संगीति थी बौद्ध धर्म की जब ये हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ध्यान रखेंगे जो इब्राहिम लोदी था, ये जो लोदी वंश था इसका आखिरी शासक था। और ये युद्ध में पानीपत के युद्ध में मारा गया था। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल था 1526 में था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था इसी में ये वीर गति को प्राप्त हुआ था, लड़ते लड़ते मारा गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इब्राहिम लोदी की बात करेंगे तो ये 1517 में शासक बनता है, ठीक है। देखो लोदी डायनेस्टी की अगर बात करेंगे, लोदी की डायनेस्टी की बात करेंगे तो लोदी डायनेस्टी जो थी इसकी स्थापना होती है 1451 में, 1451 में। और इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना करता है बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी शासक स्थापना करता है और ये 1451 से लेके 1489 तक गद्दी पे रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1489 से लेके 1517 तक रहता है सिकंदर लोदी, वही सिकंदर लोदी जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। और 1517 में गद्दी बैठता है कौन, इब्राहिम लोदी। और 1526 में ये आखिरी युद्ध लड़ते हुए 21 अप्रैल 1526 को बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है पानीपत के फर्स्ट बैटल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने दो युद्ध लड़ लेते 1518 में खातौली और 1519 में बकरोल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों ही राणा संगा के साथ हुए थे और दोनों ही ये इब्राहिम लोदी हारा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। अभी देख लीजिए आप लोग दोनों संगीतियां, ठीक है। देखिए एक पहली जो संगीति है वो हुई थी 310 में, कब हुई थी, 310 में, ठीक है। और दूसरी जो संगीति थी वो हुई थी 512 में, ठीक है। पहली संगीति 310 में, दूसरी 512 में। पहली संगीति का स्थान था पाटलिपुत्र और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इस समय शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैन साहित्यों की रचना इस समय की गई थी। 512 की बात करेंगे तो ये बल्लवी गुजरात में हुआ था, कहाँ पे हुआ, बल्लवी गुजरात में। और इस समय जो अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन करना इसका कार्य था, ठीक है। तो पहली संगीति पूछ लेगा कब हुई थी, तो हुई थी 310 में। दूसरी कब हुई थी, तो दूसरी हुई थी 512 में। पहली वाली कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ हुई थी, बल्लवी गुजरात में, ठीक है। ध्यान रखेंगे पहली वाली में अध्यक्ष कौन था, तो पहली वाली में अध्यक्ष था स्थूलभद्र और दूसरी वाली में अध्यक्ष कौन था, देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ में ही आप लोग बौद्ध संगीतियों को भी देख लीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे ये कहाँ हुई थी, ये सप्तपदी गुफा जो लिखी हुई है इसके साथ में आप लोग याद कर लेना कि ये जगह थी
राजगृह, ठीक है, राजगृह। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी थी कुंडलवन में, और पांचवी हुई है कन्नौज में, ठीक है। पहली वाले में जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, दूसरे वाले में सावक मीर, तीसरे में थे मोगली पुत्र तिस्त, चौथे में थे वसुमित्र, और पांचवी संगीति में माना जाता है कि ह्वेनसांग था, ठीक है। पहली वाली में जो संरक्षक राजा था अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क, और पांचवें में राजा था हर्षवर्धन, ठीक है। पांचवी संगीति का कोई खास प्रमाण नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मानते हैं, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये था MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में काफी कुछ है, इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसकी जितनी भी नीतियां हुई थी ये असफल जरूर हुई थी, असफल हुई थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, ठीक है। इसको लगभग 29 भाषाएं आती थी, ठीक है, लेकिन इसकी जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई थी, इसीलिए इसे पागल सुल्तान भी कहा गया। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। आप देख लीजिए इस मैप में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल, ठीक है। और इसका जो हेड हुआ करता था उसे कहा गया कुलप या गृहपति या मुखिया। उसके ऊपर था ग्राम, और ग्राम में क्या हुआ करता था? प्रमुख ग्रामणी जो है इसका प्रमुख हुआ करता था। इसके ऊपर था बिस, कई ग्राम को मिलके क्या बनता था? बिस, और बिस का जो हेड हुआ करता उसे कहा गया बिसपति। उसके ऊपर था जन, और जन से जो प्रधान था उसे बोला जाता था जनपति, ठीक है। और इसके बाद राजा सर्वोच्च था, आप जान सकते हैं, ठीक है। कुलुप, गुरामणी, बिस्पति, पुरोहित और राजा, ठीक है। ये एक क्रम था जो वैदिक काल का आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब आप देखिए, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? नौसेना का नाम जब भी आएगा तो आप ध्यान रखेंगे चोल काल की बात करेगा, ठीक है। और इसमें भी विशेष ध्यान रखना राजेंद्र चोल के समय में, ठीक है। हालांकि राज फर्स्ट जो था ये भी बहुत प्रतापी शासक थे, लेकिन राजेंद्र चोल के समय सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? देखिए चैतन्य महाप्रभु को जो संकीर्तन प्रथा है, ध्यान रखेंगे, इसका जन्मदाता कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो थे इनकी कुछ फोटो आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से थी। इन्होंने ही सबसे पहली संकीर्तन की प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जो आप देखते होंगे आजकल जो इस्कॉन वाले करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है? तो आलमगीर आप जानते हैं औरंगजेब को कहा गया है। ये इंडिया का सबसे क्रूर शासक था, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसे आलमगीर भी कहा गया है, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ है बताने को, कभी पूरा डिस्कस करेंगे। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था भगत सिंह को, ठीक है। और इनकी एक बुक है जिसको ध्यान रखेंगे, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है, मैं नास्तिक हूं, ठीक है, मैं नास्तिक हूं। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे लाला लाजपत राय जी। देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, इसका गठन होता है। इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, सातों अंग्रेज थे। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। और इसी के विरोध के दौरान जब ये 3 फरवरी 1928 को इंडिया पहुंचता है, तो इसी का सर्वाधिक विरोध किया और नारे भी लगाए थे, साइमन गो बैक। और इसी के दौरान जो लाठी लगने से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनको ही मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसके संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ आप आंदोलन देख लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंदोलन था नील किसान विद्रोह। ये 1859 से 1860 तक चला है।
ये बंगाल और बिहार को प्रभावित किया है। पाबना किसान विद्रोह की बात करेंगे 1873 से लेके 1876 तक हुआ है और ये प्रभावित समय जगह थी बंगाल। दक्कन किसान विद्रोह की बात करेंगे 1875 में हुआ और पुणे और अहमदनगर में ये हुआ था। मोपला किसान विद्रोह 1836 से लेके 1854 में हुआ और ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था। फड़के किसान विद्रोह ये 1879 में हुआ और ये महाराष्ट्र रीजन में हुआ था। चंपारण आप जानते हैं 1917 में हुआ था और ये बिहार में हुआ था। इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में, इसमें भी महात्मा गांधी, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसमें गुजरात में, इसको लीड किया था सरदार पटेल जी ने। यहीं पे जो बारदोली की जो महिलाएं थीं, इनकी तरफ से गांधी जी ने सरदार पटेल जी को क्या दिया था, सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। बिजौलिया आंदोलन 1913 से लेके 1931 तक राजस्थान क्षेत्र में हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ उत्तर प्रदेश में। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 तक बंगाल और त्रिपुरा में। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक हैदराबाद रीजन में ये हुआ था। कुछ प्रमुख डेट्स हैं, आप उनको भी देख लीजिए जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये 3 चरण में हुआ था। तो 3 चरण कौन कौन से थे? एक था उदारवादी चरण, दूसरा था उग्रवादी चरण और तीसरा था गांधीवादी चरण। जो उदारवादी चरण था इसमें लोग अपनी बातों को रखते थे अंग्रेजों के सामने। तो ये था 1885 से लेके 1905 तक, अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे। उग्रवादी चरण था 1905 से लेके 1919 तक हुआ। ये अंग्रेजों की बातों को मानते नहीं थे और अपनी बातों को एक मुद्दे के रूप में रखते थे और हिंसक प्रदर्शन भी करते थे। तीसरा है गांधी चरण, 1919 से लेके 1947 तक इसे जाना जाता है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, ठीक है। कांग्रेस नरम और गरम दल में बढ़ जाती है। 1908 में खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटका दिया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। 1913 में गदर आंदोलन हुआ है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1915 में गांधी जी भारत आगमन होता है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का विलय हो जाता है। 1916 में ही होम रूल लीग की आंदोलन होता है। 1917 में चंपारण होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। आप ये डेट ध्यान रखना, ये डेट थी 13 अप्रैल 1919 और ये दिन था बैसाखी का दिन। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग की जाती है और इसका लीड किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्टार्टिंग की थी। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन होता है, ठीक है। गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में काकोरी कांड होता है। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आता है 3 फरवरी 1928 को। गठन का पूछ लेगा तो 1927 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में दांडी मार्च होता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए 30, 31, 32 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट है। दूसरे वाले में गांधी जी गए थे और तीनों में गया कौन था तो BR अम्बेडकर जी, ठीक है। 1932 में पूना समझौता होता है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1940 में पाकिस्तान की मांग भी करते हैं चौधरी रहमत अली। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में। 1942 में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। 1942 में ही आजाद हिंद फौज की, हालांकि इसको पहले INA के नाम से जाना जाता है। 1943 में जब कमान संभालते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस जी, इसके बाद इसका नाम पड़ता है आजाद हिंद फौज।
1945 में बेवेल योजना या शिमला समझौता होता है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और 1947 में माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। ठीक है, बहुत सारी डेट्स हैं जिनको छूट गई हैं, अभी हम बाद में कभी करवा देंगे आपको। आप लोग याद जरूर करते जाइए साथ साथ में, वीडियो पूरा देखना। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये जगह थी कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, मल्लों की राजधानी थी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको पीछे बताया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ अधिवेशन मैंने कांग्रेस के वजह से दिए हैं, इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, एक बार आप देख लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 86 में दादा भाई नौरोजी ने, 87 में की थी बदरुद्दीन तैयब ने, 88 में की थी जॉर्ज यूले ने। ठीक है, इसके साथ में आप 1896 का याद कर लीजिए, रहीमतुल्लाह सयानी का। ठीक है, 1906 का याद कर लीजिए इसके बाद। ठीक है, 1906 में हुआ था। 1905 का बनारस का याद कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और 1901 का भी याद कर लीजिए, दिनसा बाचा इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया? दिनसा बाचा। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी ने इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, हालांकि रुके नहीं, तो उसके बाद चले गए थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी, यहीं पे स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। 7 आपको याद रखना है। ठीक है, सूरत अधिवेशन था और इसमें रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1916 याद कर लीजिए, 16 यहाँ पे याद कर लीजिए 16। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन था ये। ठीक है, 17 एनी बेसेंट का याद कर लीजिए, 1925 याद कर लीजिए। ठीक है, 1925 का याद कर लीजिए, सरोजिनी नायडू का। ठीक है, और आप बाकी देख लेना, 38-39 याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, और त्रिपुरी में कौन था? सुभाष चंद्र बोस जी दोनों में थे। ठीक है, और बाकी आप 1937 याद कर सकते हैं। ठीक है, फैजपुर का जो कि गांव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, बाकी आपको याद सारे करने, मैंने कई बार वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं स्पीड में करवा दिया इसको। ठीक है, आप मेरे वीडियो सारे देखिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला कहाँ स्थित है? ये तो ये चिदम्बरम में है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखेंगे, ये पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। और अगर बात करेंगे कि महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था, तो इस्तेमाल की थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। ठीक है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो ये पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और स्टार्टिंग की बात करेंगे तो किस शासक ने स्टार्ट किया था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको स्टार्ट किया था, और बाद में इसका जो दामाद था इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित थी? ठीक है, तो ये थी गणित से संबंधित थी, और इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था भास्कराचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भास्कराचार्य ने अपनी बेटी के नाम पर ही लीलावती नाम रखा था, गणित की बुक थी ये। ठीक है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूटों ने। चीनी यात्री हैन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में, ये इंडिया आया था। ठीक है, कुछ मंदिर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, और अगर बड़ी मंदिर कहाँ है? झारखंड में। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजावुर में है। द्वारकाधीश मंदिर आप जानते हैं गुजरात में। गंगोत्री उत्तराखंड। स्वर्ण मंदिर पंजाब में, हरमिंदर साहिब के नाम से भी इसे जाना जाता है। गो मातेश्वरी मंदिर कर्नाटका में है। काली घाट मंदिर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कामाख्या टेम्पल असम में है। ठीक है, यहाँ पे पुरुषों का जाना बैन है। ठीक है, मतलब कि मंदिर के दर्शन कर अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में है, और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली में है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है। ठीक है, मल्लीनाथ टेम्पल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत फेमस मंदिर है मल्लीनाथ का। ठीक है, मणिकर्ण मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है, मदुरई में। राम तीर्थ मंदिर कहाँ है? पंजाब में है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में।
और शंकराचार्य मंदिर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इस BHU की स्थापना का श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय को। हालांकि इसकी जो बिल्डिंग्स जो पहले बन गई थी उसका श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अभी हम आगे पूरे डिस्कशन कर लेंगे एक बार। ठीक है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो ये था मोहम्मद गौरी। ठीक है। आप याद कर लेना कि गौरी जो था, गौरी ने ही अपने जो सिक्के थे उनके पीछे गौरी माता की जो फोटो है उसको लगवाया था। ठीक है। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? काला शोक की जो राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय मैंने यहाँ दे दिए हैं, आप देख लेना एक बार। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक है इसकी। देखिए, सबसे पहला था रॉबर्ट क्लाइव, और इसके बाद आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, इसके बाद आ जाएगा विलियम बेंटिक, और फिर आ जाएगा यहाँ पे का साइलेंट कर देंगे, हालांकि का में है कैनिंग, और माँ से आ जाएगा माउंटबेटन, और सा से आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है। यहाँ पे देखिए रॉबर्ट क्लाइव ये कब बनता है? 1757 में, जब पहली बार इंडिया में ये अपना युद्ध लड़ते हैं। इसी के बाद जो प्लासी का था, इसके बाद युद्ध के बाद ये पहला बन जाता है बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बन जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो ये 1773 में पहली बार ये बनता है बंगाल का क्या बनता है? गवर्नर जनरल बनता है। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो ये 1833 में क्या बनता है? इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। कैनिंग की बात करेंगे तो ये 1858 में इंडिया का पहला वायसराय बनता है। ठीक है, वायसराय बनता है। और इसके बाद ध्यान रखेंगे, जब इंडिया आजाद हो गया तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनता है कौन? तो माउंटबेटन। ये आजाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक है। और ये इंडिया का आखिरी था, लास्ट था, ध्यान रखेंगे, और कह सकते हैं प्रथम भारतीय भी था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने, और ये ऋग्वेद के 3rd मंडल में दिया हुआ है। ठीक है। और ये किसको समर्पित है? तो ध्यान रखेंगे ये सविता देवी को समर्पित है। नहीं मिलेगा आपको तो सावित्री देवी को समर्पित मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं मिलेगा तो आप ध्यान रखेंगे ये सूर्य देवता को समर्पित है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो ये कहा था बदायूं ने। ठीक है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। इन्होंने ही 4 मठों को स्थापित किया था। ठीक है, जो 4 पुरियां हैं हमारी, इन्होंने स्टार्ट किया था शंकराचार्य ने। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे यहाँ 4 पुरी कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आपको उम्मीद है पता होगा, और पता होना भी चाहिए। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। शेरशाह सूरी के काल में, जो शेरशाह सूरी था उसके काल में ये शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था, और इसको बहुत उत्कर्ष पे ले जाया गया था जौनपुर को, इसीलिए इसे सिराज ए हिंद कहा गया। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ये किया था पृथ्वीराज चौहान को। देखिए 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था तराइन का फर्स्ट युद्ध, और इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, ध्यान रखेंगे, और पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चौहान साहब की इसमें विजय होती है। लेकिन दोबारा 1192 में होता है तराइन का सेकंड, और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने चौहान साहब को हरा दिया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो ये कराया था कनिष्क ने। किसने कराया था? कनिष्क ने। ठीक है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे गुलरुखी के नाम से इसने एक कविता लिखी थी, इसीलिए इसे सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना गया।
वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखेंगे प्लासी का युद्ध था। ध्यान रखेंगे ये 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था और इसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था और इसी का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। इसने क्या दिया था? धोखा दिया था, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला जो प्लासी की लड़ाई थी इसमें हार जाते हैं और इसका जो मेन श्रेय जाता है किसे आता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ध्यान रखने का, रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को जीत लिया था अपनी चालाकी से। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो था चौथ को। ठीक है। एक कर और था इनका सरदेशमुखी। आप ध्यान रखेंगे मराठों के 2 कर पूछ लेगा आपसे तो आप लगा देना चौथ और सरदेशमुखी। कुछ युद्ध दिए गए हैं इसमें, आप देख लीजिए इन युद्धों को, आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था 326 बीसी में, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। कलिंग युद्ध की बात करेंगे 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें अशोक की विजय होती है और कलिंग इसमें हार जाता है। सिंध की लड़ाई 712 में हुई थी। मोहम्मद कासिम ने राजा पोरस को इसमें हराया, सॉरी दाहिर को इसमें हराया था। ठीक है, दाहिर को इसमें हरा दिया था। ये सब कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। तराइन का फर्स्ट हमने आपको बताया था, सेकंड बताया था आपको। चंदावर की युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है, 1194 कर लेना इसको। पानीपत का जो प्रथम हुआ था 1526 में, खानवा 1527, घाघरा 1529 और चौसा हुआ था 1539 में। ठीक है, 27 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और घाघरा का जो युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। और जो चौसा का युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी, और कन्नौज हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? शेरशाह सूरी इसमें जीतता है दोनों में, जिसके बाद हुमायूं जो है भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। पानीपत का जो सेकंड है 1556 में होता है, अकबर और हैमू के बीच में। ठीक है, अकबर की इसमें विजय होती है। तालीकोटा 1565 में होता है, इसमें विजयनगर का अंत हो जाता है। हल्दी घाटी 1576 में होता है, 18 जून 1576 को होता है। ठीक है, मैंने ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले के प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, आप पूरे वीडियो देखिए मेरे चैनल के, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में। ठीक है, और 1760 में होता है बांडीवास का, जिसमें अंग्रेजों ने फाइनली रूप से फ्रांसीसियों को इंडिया से बाहर कर दिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे इनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई थी? तो ली गई है मुंडकोपनिषद से। बक्सर का युद्ध बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, पूछ लिया गया है कि इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था शाह आलम सेकंड। ठीक है, कौन था? शाह आलम सेकंड। देखिए ये उपनिषद हैं, वैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, आप देखिए एक बार, उपनिषद की संख्या पूछेगा कितनी है तो 108 है, लेकिन इसमें जो प्रमाणित हैं वो 12 प्रमाणित हैं। और एक बात ध्यान रखना इस चीज को, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, अब इसमें जो उपनिषद है मैंने सब कुछ दे दिया है इसमें, आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक बार बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो कुछ मूल बातें हैं उनको देख लीजिए एक बार। देखिए महावीर स्वामी जो थे इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा गया है, हालांकि इस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी ये। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली। यही इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में जरम्बिक गांव में ऋजुपालका नदी के पास साल सागौन वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और प्रथम वर्षावास इन्होंने लिया था कहाँ पे, अस्तिग्राम में। ठीक है, अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी के वन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कपिलवस्तु वर्तमान रुक्मदेही नेपाल देश में स्थित है। पिता का नाम सुद्धोधन था। ठीक है, कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, महामाया देवी की इनकी मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के 7वें दिन, जिसके बाद इनकी जो मौसी थी इन्होंने इसका पालन पोषण किया था। ध्यान रखेंगे, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। पुत्र का नाम था इनके राहुल। इनके शिष्य दो थे, आनंद और उपाली। ठीक है, और इन्होंने जो घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जाना गया। इनके सारथी का नाम था चन्ना। इनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। और इनके जो गुरु थे आलार कलाम, और एक गुरु और थे, इनका नाम था रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुलोबान सूत्र से ली गई है। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर अली। कौन था? मंसूर अली। ठीक है, और जहांगीर खुद भी एक बहुत ज्यादा रुचि लेने वाला एक चित्रकार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर को इतना ज्यादा मतलब कि चित्रकारी में इंटरेस्ट था कि वो ये तक बता दिया करता था कि एक पक्षी जो बना हुआ है इसका सर किसने बनाया है और पीछे का धड़ किसने बनाया है। मतलब बहुत जानकार था। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। ये 50 क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप किसी को लाइक करके किसी को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।